तो सुनिए एक मिनट, हम लोग बायो का क्लास शुरू कर दिए थे, है ना। एक लेक्चर भी शायद हुआ था, जनन का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन भी लिया था। जनन क्या होता है इस बात से आप परिचित भी हो चुके थे, जनन के प्रकार को भी बताया गया था। एक चीज़ बेटा उसमें अगर मैं बात करूँ, सुनो, जब आप जनन पढ़ रहे हो, ओए लिखना बंद करो, सुनो, जब आप जनन पढ़ रहे हो तो जनन एक क्या है, जनन एक क्या है, सजीव पदार्थों में होने वाला एक प्रक्रम है जिससे वो क्या करता है, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। परंतु एक बात सुनिए, कोई भी प्रक्रम जब हम लोग करते हैं, कोई भी प्रक्रम कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ क्या होता है, जुगाड़ का व्यवस्था करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सुनिए बात को मेरा, जुगाड़ का व्यवस्था करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मान के चलिए कि वो टाटी आपको बनाना है, तो उसमें भी जुगाड़ की जरूरत पड़ती है। क्या क्या चीज़ चाहिए बोलिए? खड़ चाहिए, फिर उसके बाद बांस चाहिए। सुनिए पूरा एकदम खोपचा में चला जाएगा बात, हमारा बात समझ लीजिए, ब्रांडेड मैन के पास के मुंह से सुन रहे हो बात, है ना। तो बात समझिए, तो व्यवस्थाएं की आवश्यकता होती है कि नहीं, जरूरत होती है कि नहीं, बोलो जल्दी से जल्दी, होती है ना जी। दुनिया में आपको कोई भी काम करना हो तो व्यवस्था अनिवार्य है। आपको अगर जाना है एग्जाम देने के लिए भी, तो आपको कॉपी क्या बोलते हैं, पेन लेकर जाना पड़ेगा, पैड लेकर जाना पड़ेगा। उसके साथ साथ 1 साल 2 साल पहले से अब तक को तैयारी करना पड़ता है, तब जाकर के आप एग्जाम दे पाते हो। हमारा बॉडी आपको पता है, आपका हमारा जो बॉडी है बहुआ 12 13 साल 15 साल 18 साल 19 साल 20 साल तक इस एग्जाम की तैयारी करता है। गवर्नमेंट क्या कहती है कि 21 साल के बाद शादी करना है, 18 साल के बाद शादी करना है। हर का एक नियम, लड़का लड़की का एक नियम लगाया गया है ना। तो काहे इसे कहती है? अच्छा, एग्जाम इंटरमीडिएट का जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आईएससी के एग्जाम के लिए आपको 2 साल का तैयारी करने का मौका देती है कि नहीं, कि आप 2 साल तैयारी करो तब आके एग्जाम दो आप, हाँ कि ना, है। उसी प्रकार से हमारा बॉडी बबुआ 21-18 साल तक तैयारी करता है। क्या चीज़ की तैयारी करता है? अपने शरीर के अंदर रिप्रोडक्शन के लायक बनाता है, अपने बॉडी को उसके अनुकूल बनाता है। हालांकि लायक तो हम लोग 12-13 साल के से ही हम लोग शुरू हो जाते हैं, है ना। हम लोगों के अंदर क्या बोलते हैं उसको, किशोरावस्था जो बोलते हैं, है ना, उसकी शुरुआत हो जाती है, यौन आरंभ शुरू हो जाता है। परंतु एक मैच्योरिटी जो आती है ना, मैं लेक्चर देना है, तुम हंस रहा है, क्या मतलब है इसका? एक जो मैच्योरिटी आती है बेटा जीवों के अंदर एक मैच्योरिटी, मैच्योरेशन जब आता है, परिपक्वता जिसे बोलते हैं, तो हम लोग उस हिसाब से उस टाइम तक 12-13 साल की अवस्था में परिपक्व। हालांकि हमारे अंदर जो सेक्स एक्टिविटी है ना वो शुरू हो जाता है ना। जननी की जो योग्यता होती है वो हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है। परंतु एक मैच्योर एज की बात किया जाए तो उसके लिए गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे उस एज को निर्धारित भी की हुई है। तो बाबू समझिए मेरे बात को, जब हम लोग जनन के योग्य बनते हैं और अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करने के योग्य बनते हैं, तो हमारा बॉडी पहले से तैयारी भी करता है, प्रिपरेशन भी करता है। किस चीज़ का? बोर्ड में जाके एग्जाम देने के लिए नहीं, सेक्स करने के लिए और बच्चा उत्पन्न करने के लिए हमारा बॉडी क्या करता है, अपने शरीर के अंदर उस चीज़ का प्रोडक्शन करता है। बात समझिए, हम हैं, हमसे बच्चा उत्पन्न हुआ, तो हमसे जब वो बच्चा उत्पन्न हुआ तो हमारा अनुवांशिक गुण उसमें गया कि नहीं गया? और अनुवांशिक गुण का वाहक कौन होता है, जल्दी बता दीजिए तो मेरे को, डीएनए होता है कि नहीं? अरे बोलो ना। तो अब एक बात सोचिए कि जब हमारे बॉडी के अंदर से डीएनए जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा है, तो अब हम आपसे सिंपली एक बात पूछेंगे कि हई पेज अगर सेम हमारे पास भी रहना चाहिए, आपके पास भी रहना चाहिए, तो बोलो इसका जीरोक्स निकालना पड़ेगा कि नहीं? निकालना पड़ेगा कि नहीं जीरोक्स इसका? बताइए जल्दी से, इसका क्या निकालना पड़ेगा बेटा? जीरोक्स निकालना पड़ेगा। उसी प्रकार से जनक का बॉडी भी डीएनए का जीरोक्स निकालेगा तब ना अपने संतति में डालेगा। अरे बोलिए, तो कहीं ना कहीं हमारा बॉडी के अंदर पहले डीएनए का प्रतिकरण हुआ कि नहीं हुआ? बोलो ना जल्दी, रेप्लिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताइए, हुआ ना। यानी कि जन्म से पहले हमारे बॉडी ने किसी चीज़ का तैयार, उस वस्तु का, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि जो हमारे शरीर बॉडी के अंदर जन्म की बुनियादी लक्षण है, उस ढांचा का आना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि नहीं? तो देखिए आगे आज हम लोग शुरू करेंगे, अलैंगिक जनन के प्रकार को भी शुरू करेंगे और उस पर बातें भी करेंगे। परंतु उसके पहले थोड़ी सी एक चीज़ जानते हैं, जन्म की बुनियादी लक्षण मतलब एग्जाम का तैयारी, रिप्रोडक्शन के लिए अपने बॉडी को तैयार करना, ठीक है ना। तो जनन का बुनियादी लक्षण में सबसे पहला बात करें तो हमारा बॉडी के अंदर, है ना, आरएनए, प्रोटीन व अन्य जैव रासायनिक का संश्लेषण होना शुरू हो जाता है। जैसे ना आरएनए का बनना, शरीर बॉडी के अंदर प्रोटीन का बनना। आपको पता है हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन कैसे बनता है?
आपको पता है हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन बाबू एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल जो होते हैं ना, वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जब संगठित होते हैं तो हमारे बॉडी में क्या चीज़ का निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। और उनके लिए भी प्रक्रियाएं आती है। कौन सी प्रक्रिया होती है बच्चा? अनुवादन की प्रक्रिया, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया। समझ रहे बात ना? तो हमारे बॉडी के अंदर आरएनए, प्रोटीन और कुछ जैव रासायनिक पदार्थ जब तक नहीं बनेगा तो जो हमारे शरीर के अंदर जो भी आपके रिप्रोडक्टिव यूनिट है उनका निर्माण नहीं हो पाएगा, जननिक इकाई का निर्माण नहीं हो पाएगा। जैसे कि सर क्या चीज़? जननिक इकाई में जैसे कि शुक्राणु। अब शुक्राणु एक प्रकार का कोशिका है। कोशिका के अंदर क्या होता है? बोलो डीएनए होता है। डीएनए के अंदर क्या होता है? बोलो तो जल्दी से जल्दी बताइए। आरएनए होता है। आरएनए प्रोटीन है ना, समझ रहे बात ना? तो कहीं ना कहीं हमारे सेल के अंदर प्रोटीन भी है, हमारे सेल के अंदर डीएनए भी है, हर चीज है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो बॉडी होगा उन चीज का संश्लेषण करेगा, तभी तो हम अपने आप को सेक्स के योग्य बना पाएंगे और बच्चा उत्पन्न करने के योग्य बना पाएंगे। तो सबसे पहला कंडीशन जनन की बुनियादी लक्षण में बात करें बेटा, तो आरएनए, प्रोटीन व अन्य जैव रासायनिक का संश्लेषण होता है बॉडी में। उसके बाद डीएनए का प्रतिकरण होता है, यानी डीएनए का कॉपी बनता है। डीएनए का प्रतिकरण मतलब कि रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? एक डीएनए से दूसरे डीएनए का क्या होता है? बनना, उसी को कहते हैं रेप्लिकेशन। हालांकि मैं आपको बायो के नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा भी, है ना, जब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? डीएनए, आरएनए के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समझ रहे बात को ना? उस चीज़ में उस टाइम हम आपको बताएंगे, ठीक है ना? जो अनुवांशिकता के जो भी अवयव हैं, जो भी कंपोनेंट हैं, उनकी बातें की जाएगी उस टाइम। तो अभी बस जानिए कि डीएनए का प्रतिकरण क्या होता है? डीएनए का जीरक्स निकलना। तो सोचिए डीएनए जब हमारी बॉडी के अंदर किसी भी मतलब ह्यूमन या फिर कोई भी जीव है तो उनका अनुवांशिक लक्षण उनके बेटा में जाता है ना जी। तो जब जाता है तो वो जनक जो है, उस जनक के अंदर डीएनए का प्रतिकरण होगा कि नहीं होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा? तभी तो वो डीएनए फिर संतति में जाएगा, तभी तो अनुवांशिक गुण उसके जनक के जैसा मिलेगा। बोलो हाँ कि ना? यानी जनक का बुनियादी लक्षण क्या है? डीएनए का क्या होना बेटा? प्रतिकरण होना। फिर उसके बाद सेल का डिवीजन होना। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है बबुआ? कोशिकाओं का विभाजन। जैसे कि हम लोग जब मनुष्यों में जनन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारी कोशिकाएं विभाजित होती है। बात समझ रहे हैं ना? और कोशिकाएं विभाजित होकर के शुक्राणु जनन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है, अंडाणु जनन के द्वारा अंडाणु का निर्माण करती है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, सेल डिवीजन के बाद ये सारी प्रक्रियाएं होती है। तो कोशिका का विभाजन भी जरूरी है। क्या चीज के लिए? जनन के बुनियादी लक्षण के लिए। ये बात और डिटेल में आपको समझ में आएगा। इस दो प्रकार का विभाजन हो गया, एक समसूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन, मिटोसिस एंड मियोसिस। बड़ी मजेदार टॉपिक होगा जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे। तो बात बताओ, जनन का बुनियादी लक्षण में आपने पहला बात क्या सीखा? कि आरएनए, प्रोटीन व अन्य जैव रासायनिक का संश्लेषण, डीएनए का प्रतिकरण, किसके अंदर? जनक के बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद कोशिकाओं का विभाजन, फिर उसके बाद कोशिकाओं की वृद्धि, सेल का क्या होना? ग्रोथ होना, और उसके बाद जननिक इकाइयों का बनना। अब बात समझिए, जननिक इकाई का मतलब क्या हुआ? कि हम अब सपोज करिए वो छक्का जो है वो काहे नहीं बच्चा उत्पन्न कर पाता है? छक्का बच्चा काहे नहीं उत्पन्न कर पाता है? क्योंकि उसके अंदर रिप्रोडक्टिव यूनिट नहीं बन रहा है। वो उसके अंदर शुक्राणु बन रहा होगा, अरे बोलो बन रहा होगा, अंडाणु उसके अंदर बन रहा होगा। रिप्रोडक्टिव जब यूनिट नहीं बनेगा तो कहां से बच्चा उत्पन्न कर पाएगा? यानी जनन की बुनियादी लक्षण में पांचवा जो लक्षण होता है बेटा, वो रिप्रोडक्टिव यूनिट यानी जननिक इकाई का बनना भी जरूरी है। जैसे कि शुक्राणु का बनना, अंडाणु का बनना। बोलो हाँ कि ना? बातें समझ में आ रही है ना? अरे बातें समझ में आ रही है ना? आपको एक बात और बता दें हम कि जो अंडाणु बनने की प्रक्रिया होती है लड़कियों में, वो पेट के अंदर से ही बबुआ वो प्रोग्रेस मतलब वो होता है। मतलब एक प्रकार से क्या बोल सकते हो आप कि एक स्टेज तक जाके रुक जाता है। हम बाद में आपको बताएंगे जब हम लोग बहुत आगे रन में आ जाएंगे तो, है ना? जब हम लोग मानव में क्या पढ़ेंगे बबुआ? जनन पढ़ेंगे तो अब लड़की का जब जन्म हो जाता है तो जन्म होने के बाद वो जो स्टेज है ना, अंडाणु बनने का स्टेज है, एक प्रोसेस तक जाकर रुका हुआ होता है। समझ रहे बात ना? और जैसे ही 11-12 साल की वो लड़कियां हो जाती है तो उसके अंदर ओवुलेशन की क्रिया होने लगती है। बातें समझ में आ रहा है ना? तो वो सारी चीज भी हम आपको बताएंगे। अभी बस ये समझिए कि जननिक इकाई बनेगा कि नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो बोलो जनन हो पाएगा? युग्मक नहीं बनेगा तो जनन हो पाएगा? युग्मक में कौ प्रकार का? एगो नर हो जाएगा और एगो मादा युग्मक। नर में कौन चीज? बोलो शुक्राणु होगा कि नहीं? और मादा में कौन चीज होगा? बोलो अंडाणु होगा कि नहीं? अरे बोलो। यानी कि बाबू जननिक इकाई का भी बनना जरूरी है, यानी युग्मक का जैसे बनना जरूरी है, जैसे मुकुल का बनना जरूरी है। जैसे जब आप मुकुलन जनन पढ़ोगे, मुकुलन अलैंगिक जनन कई प्रकार होगा, तो उसमें अगर बड नहीं हो, बड ना निकले, तब भी वो क्या हो पाएगा? वो उससे क्या हो जाएगी? संतति की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। यानी कि जननिक इकाई में क्या क्या आ जाएगा? जैसे युग्मक, संपूर्ण बॉडी का बनना,
है ना। जैसे अमीबा का, अब मान के चलिए कि ये जनक अमीबा है, इससे 2 पुत्री कोशिका बना, तो कहने का मतलब संपूर्ण बॉडी बना कि नहीं बना? अरे बोलो। तो यहाँ पे जननी की कहने की रिप्रोडक्टिव यूनिट का भी बनना जरूरी है, जैसे कि युग्मक हो जाएगा आपका, मुकुल हो जाएगा। छठा बात क्या होगा? जननी की इकाई से नए जीव का निर्माण। जनन की लास्ट बुनियादी समझ है कि अब जननी की इकाई तो बन गया, शुक्राणु भी बन गया, और क्या बन गया? अंडाणु भी बन गया। अभी शुक्राणु अंडाणु संलयित होगा, निषेचित होगा, तब ना युग्मनज बनेगा, तब ना क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। युग्मनज मतलब जाइगोट बनेगा, अन्यथा बन पाएगा? उसके बाद ना भ्रूण बनेगा, फिर भ्रूण का विकास होगा, फिर नए शिशु का जन्म होगा। यानी कि जो जननी की इकाई बन चुका है, यूनिट बन चुका है, उस जननी की इकाई से नए जीव का क्या होगा? निर्माण होगा। कब? जब ये संलयित होंगे तब। ये क्या हुआ? जनन की बुनियादी लक्षण। इतना चीज जनन के अंदर बाबू होना चाहिए, और इसी प्रोसेस को हम लोग पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बातें समझ में आई हैं। अब जनन के प्रकार की बात करें बेटा, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब जनन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है बेटा बताओ? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सोच रहे हो कि सर बार बार चीज बताते हैं, ये नहीं है, ये जरूरी नहीं है। देखिए हम लोग जब बातें कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक बार आपको हम रिवाइंड करवा देते हैं, ठीक है ना। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल। सेक्सुअल तो समझ रहे थे कि 2 विपरीत लिंग वाले जीव भाग ले रहे थे, जैसे कि हम लोग, अब इसकी बात हम आगे करेंगे भी, पहले हमारा मेन फोकस किस पे है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। किस पे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसका फीचर क्या है? जैसे कि आप एक मोबाइल खरीदते हो, तो जब मोबाइल खरीदते हो तो मोबाइल का भी फीचर होता है, नहीं कुछ है? 128 GB का इसमें एथी है, क्या बोलते हैं उसको, इंटरनल है, फिर रैम इतना है 8 GB, 16 GB, 50 GB, जो भी है उसका रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कहीं ना कहीं उसका एक फीचर होता है। फोन का भी एक क्या होता है? फीचर होता है, उसकी भी एक विशेषता होती है। उसी प्रकार से अलैंगिक जनन का क्या फीचर है? तो पहला फीचर क्या है कि इसमें एकल जीव भाग लेते हैं। कौगो जीव? एकल जीव भाग लेते हैं, यानी एकल जनक भाग लेता है। इस जीव में कौगो जनक भाग लेता है? एकल जनक। सिंगल पेरेंट्स या यूनिपेरेंट्स, यूनिपेरेंटल या फिर मोनोपेरेंटल। अलैंगिक जनन मोनोपेरेंटल होता है या फिर यूनिपेरेंटल होता है, मतलब एकल जनक भाग लेते हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। दूसरी की बात बता रहे थे, उत्पन्न जो संतति होता है वो अपने आप में समान होता है, वह जनकों से भी समान होता है। बहुत सारी संततियां उत्पन्न होती है अलैंगिक जनन से। मान के चलिए कि 2 संततियां उत्पन्न है, तो दोनों का दोनों आपस में क्या होगा? समान होगा। दोनों का दोनों आपस में क्या होगा? साथ ही साथ अपने जनकों से भी समानता रखेगा। बात समझ रहे हैं ना। इसी कारण तो उसे क्लोन कहते थे, एक पुंजक कहते थे। तीसरी बात, युग्मक नहीं बनता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अलैंगिक जनन में गैमिट्स नहीं बनता है। जैसे हम लोग में नर युग्मक मादा युग्मक बनता है ना, शुक्राणु अंडाणु बनता है ना, परंतु अलैंगिक जनन में गैमिट्स नहीं बनता है, मतलब युग्मक नहीं बनता है। बात समझ में आ रहा है ना। अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनता, ये सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है अलैंगिक जनन का, कि इसमें युग्मक नहीं बनेगा, परंतु लैंगिक में युग्मक बनेगा। ओके। चौथी बात, निषेचन नहीं होता है भाई साहब। जब युग्मक नहीं बनेगा तो निषेचन थोड़ी होगा। अलैंगिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मतलब निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। और पांचवी बात कि केवल इसमें समसूत्री विभाजन होता है, केवल इसमें समसूत्री विभाजन होता है। अब समसूत्री विभाजन का थोड़ा सा हम आपको एक बार एथी देते हैं, क्या बोलते हैं, झलक बताते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम लोगों के बॉडी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कितनी होती है बाबू? 46 गुणसूत्र होता है ना, दिख रहा है ना बाबू, 46 गुणसूत्र होता है। अब एक बात सोच समझ के बताइएगा कि 46 गुणसूत्र जब हमारे सेल के अंदर है, हमारे एक सेल में कितने गुणसूत्र हैं? 46। 46 का मतलब 23 जोड़ा, 46 का मतलब 23 जोड़ा। तो यहाँ पे जब कोशिकाओं का विभाजन होता है हम लोगों के बॉडी के अंदर, तो अर्धसूत्री, अर्धसूत्री का मतलब 23 एंड 23 भाग में, समझ रहे बात ना, 23 एंड 23। और उसके बाद हाँ, मतलब इनका अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, आधे आधे भागों में बढ़ जाते हैं। हम आगे बताएंगे इसको और डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है ना। अयुग्मित जब पढ़ाएंगे, युग्मित पढ़ाएंगे तो उस टाइम हम आपको समझाएंगे, ठीक है। अभी इतना समझिए कि अगर इनका अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तो सोचिए क्या होता। 46 को तो हमारे शरीर के अंदर क्रोमोसोम्स है, और 46 को तो हम लोगों को हमारी माता जिससे जो मिल रही है वो है। दोनों आदमी सेक्स करता है ना, तो कितना हो जाता है? अगर 2 मिल जाता तो 92 को गुणसूत्र हो जाता ना, तो आदमी ने हम लोग तो हुमार हो जाते। बात बुझा रहा है ना। अरे बात समझ में आ रहा है कि मनुष्य जी के अंदर 23 को जोड़ा गुणसूत्र होता है, यानी 46 को होता है। अब 46 को गुणसूत्र होता है, तो मान के चलिए हमारे बॉडी के अंदर 46 को है, और हमारी बीवी के अंदर भी 46 को है। अब दोनों रिप्रोडक्शन करेंगे तब ना बच्चा आएगा। तो हमारा 46, मेरी बीवी का 46, 92 को एक कोशिका में से एथी हो जाएगा कि नहीं गुणसूत्रों की संख्या? 45 दुनिया बचेगा, एक 92 को होगा ना। यानी कि हम थे मनुष्य, तो वो बन जाएगा माने महादानव। अब उसके बाद उसका लड़का आएगा कुंभकर्ण, 92 दूनी की समथिंग। तो इसलिए बाबू हम लोगों में क्या होता है, यहाँ से अर्धसूत्री विभाजन होता है। मतलब 46 जो होता है वह 22 + x
एंड ये कितना चीज बोलो 22 प्लस एक्स। अगर हम लड़का है तो 22 प्लस वाई, 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई। अब मान के चलिए लड़की है मेरी बीबी, उसके भी 46 गुणसूत्र हैं, तो 46 को गुणसूत्र में मतलब क्या है 23 जोड़ा प्लस एक्स ना होता है, यानी कि इनके अंदर क्या होगा 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस एक्स। समझ रहे बात ना। सेक्सुअल हम लोगों ने सेक्स किया तो मान के चलिए कि ये थी क्या बोलते हैं युग्मनज बना, अंडाणु और शुक्राणु संलयित हुआ, तो मान के चलिए इसमें का 22 प्लस एक्स और इसमें का 22 प्लस एक्स दोनों मिला तो 22 दूनी की 44 प्लस एक्स हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। और सपोज करें कि ये मिला और ये मिला तो 22 22 44 प्लस एक्स वाई हुआ कि नहीं हुआ, बोलो ना 44 प्लस यानी 44 2 46 को ना हुआ, यहाँ भी 44 2 46 को हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि हम लोग के जैसा कॉमन मानव बनेगा कि नहीं बनेगा। बात समझ। अगर अशुद्ध विभाजन नहीं होता तो 92 को बन जाता, यानी कि आदमी से भैंसा बनता, भैंसा से हाथी बनता, हाथी से कहीं हो सकता है हवेल मछली बन जाता। बात हो जाता है। तो हम लोग में कौन विभाजन होता है कोशिकाओं में बच्चा, अर्धसूत्री विभाजन, यानी लैंगिक जनन में कौन विभाजन अर्धसूत्री विभाजन, परंतु अलैंगिक जनन में कौन विभाजन समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है कि दो भागों में नहीं बढ़ता है। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि एकल जनक ही तो होते हैं, एकल जनक ही ना होते हैं। तो एक खास पहचान होती है कि हमेशा अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है, इसके अंदर युग्मक नहीं बनता है। इतना बात समझे। अब एक बात समझिए, जब समसूत्री विभाजन होता है तो जानते हो क्या होता है। मान लीजिए एक सेल है, 1 से 2 बनता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, दोगुना होते जाता है भाई साहब। इसलिए कहते हैं कि अलैंगिक जनन का गुणन जो होता है ना, वो काफी तीव्र होता है। काफी तीव्र का मतलब सेल का जो यहाँ पे गुणन हो रहा है ना, देखना 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 से 64 से 128 से 256 से 512 1024 से 2048 इस प्रकार से मतलब गुणन होता है। समझ रहे बात ना। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि काफी तीव्र गुणन हो रहा है कि नहीं अलैंगिक जनन में। तो ये अलैंगिक जनन का ये कौवा फीचर रहा, छठा फीचर। अब देखिए एगो क्लोन शब्द आता है अलैंगिक जनन में। क्लोन का मतलब या फिर एक पुंजक किसे बोल सकते हो, तो क्लोन या एक पुंजक किसे कहते हैं। तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो जंतु या फिर आप यूं कहो कि जो संततियां आ रही है वह क्या हो रही है, वह एकदम एक समान हो रही है। सब क्या हो रहे हैं एक समान। जैसे एक बार हम बताते हैं, जब हिंद चीन में फ्रांसीसी सब आया था, तो फ्रांसीसी सब अपना जितना फ्रांस का सब लोग था वो सब अपना एक गुट बनाकर रहता था। तो हम कहते थे वो सबको कि क्लोन है। क्लोन का मतलब कि एक के जैसा दिखने वाला, क्लोन का मतलब एक के जैसा दिखने वाला। तो कहीं ना कहीं अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न संततियां है वह क्या हो रही है, आकारिकीय और आनुवांशिक रूप से एकदम समान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एकदम एक इक्वालिटी इसमें देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, समानता देखने को मिल रहा है कि नहीं, चाहे वो आकारिकीय रूप से हो या फिर आनुवांशिक रूप से हो। तो ऐसे संतति को, ऐसे समान जीव को क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है या एक पुंजक। तो कहेगा क्लोन का अर्थ क्या है, जो आकारिकीय रूप से भी समान हो और कौन रूप से समान हो, आनुवांशिक रूप से समान हो। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ रहे बात ना। एक खास बात याद रखिएगा कि अलैंगिक जनन ज्यादातर मैक्सिमम एक कोशिकीय जीव में ही देखने को मिलता है। सामान्यतः किस जीव में होता है, एक कोशिकीय। एक कोशिकीय में कौन आ जाएगा, जैसे कि मोनेरा आ जाएगा, प्रोटिस्टा आ जाएगा। आप पढ़े थे ना 11th क्लास में, जो RH व्हिटेकर साहब थे 1969 में पूरे जीव को कितने जगतों में बांटा था, 5। जैसे जंतु जगत, पादप जगत, याद है, जंतु जगत, पादप जगत, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत, याद है ना। जिसमें मोनेरा क्या था बोलो तो, मोनेरा इसके अंदर एक कोशिकीय बैक्टीरिया वगैरह आता था, अरे बोलो ना। और फिर एक था प्रोटिस्टा, कौन चीज, प्रोटिस्टा। अच्छा मोनेरा एगो क्या था बताओ। एक भी बात और याद होगा कि मोनेरा का जो कोशिकाएं होती थी वो प्रोकैरियोटिक होती थी। कैसी होती थी, प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, जिस कोशिका के अंदर केंद्रक हो कि ना हो। और यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा होता था। यूकैरियोटिक कौन होता था बच्चा, प्रोटिस्टा। मतलब यूकैरियोटिक का मतलब जिस कोशिका के अंदर वास्तविक केंद्रक होता है। तो ये दोनों के दोनों बाबू एक कोशिकीय ही थे, यानी कि यूनिसेलुलर ही थे। बात समझ आना। तो अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें तो प्रोटिस्टा और मोनेरा में देखने को मिलता है। प्रोटिस्टा मतलब एक कोशिकीय यूकैरियोटस, और मोनेरा मतलब एक कोशिकीय प्रोकैरियोटस। इन लोगों में कौन जनन देखने को मिलता है, इन दोनों में कौन अलैंगिक जनन। अब मोनेरा में क्या आ जाएगा सर, तो आपका बैक्टीरिया आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोलना। प्रोटिस्टा में बोलो आता था ना जी, प्रोटिस्टा पैसे पैरामीशियम था कि नहीं था, अरे यार बोल नहीं रहे हो। तो अब एक बात बताइए मेरे को, सोच समझ के मेरे को बात बताइएगा। सुनिए, आपने समझा कि अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीव में होता है, जैसे प्रोटिस्टा हो गया और मोनेरा हो गया। और सरल संगठन वाले भी कुछ पादपों में भी पाए जाते हैं और जंतुओं में जिनका सरल संगठन हो। जैसे कि आलू देखो, वो आलू से कलिका क्या बोलते हैं उसको, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। मतलब क्या, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब कायिक प्रवर्धन।
जो आँख जिसे बोलते हो तुम लोग, आँख, तो उससे क्या होता है, देखते हो ना कि उससे उसमें कायिक प्रवर्धन होता है ना, कि उसके कायिक भाग से क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है कि नहीं होता है। तो वो अब आप हमको बताइएगा कि उसमें एकल जनक है कि नहीं जी, उसमें दो जनक भाग ले रहा है ना, एकल जनक से नहीं बन रहा है, तो कहेंगे कि नहीं कि वो भी अलैंगिक जनन है। यानी कि कह सकते हैं कि जो सरल पादप होते हैं ना, सरल संगठन वाले पादप होते हैं, उनमें भी अलैंगिक जनन होता है। जैसे कि पौधों में कायिक प्रवर्धन जो होता है, जैसे आपका आलू हो गया, जैसे आपका क्या हो गया बेटा, आलू, बातें समझ में आ रही है ना, तो उसमें भी अलैंगिक होता है। बोले किसी को दिक्कत है तो बताओ। परंतु उच्च अकशेरुकी जितने जंतु हैं या फिर कशेरुकी उच्च वर्ग के, है ना, जैसे कि हम लोग हो गए, उसमें अलैंगिक नहीं, कौन जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। यानी उच्च अकशेरुकी प्राणी या सभी कशेरुकी प्राणी में अलैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, लैंगिक जनन होता है। बोलो बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत बाबू जल्दी से बोलो, नहीं है ना? अब देखो बच्चा, हम लोगों को पढ़ना है अलैंगिक जनन का प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार क्या होता है, विखंडन। विखंडन मतलब फिजन। विखंडन नाम से ही जाहिर है कि जीवों का शरीर विखंडित हो जाएगा, दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाएगा। उसके बाद है बडिंग, मुकुलन, यह अलैंगिक जनन का प्रकार है। उसके बाद है खंडन, फिर बीजाणु द्वारा बायोस्पोर्स, फिर पुनरुद्भवन। एक बात याद रखो कि पुनरुद्भवन मतलब रीजेनरेशन। कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो इस पुनरुद्भवन को जनन का रूप नहीं मानते हैं। बात समझ लीजिएगा इसको, यह जनन का कोई प्रकार नहीं है, अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है। हालांकि हम पढ़ रहे हैं, परंतु बहुत ऐसे वैज्ञानिक हैं जो पुनरुद्भवन को जनन का प्रकार नहीं मानते हैं, रीजेनरेशन को जनन का प्रकार नहीं मानते हैं। समझ रहे बात को ना? छठा आपका कायिक प्रवर्धन, जैसे कि मैंने अभी आलू में बताया था आपको। तो इसमें सबसे पहला अगर हम विखंडन की बात करें तो विखंडन क्या है, तो इसमें क्या होता है, जनक का शरीर दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है। दो भागों में बढ़ता है अनुकूल परिस्थितियां में, या दो से अधिक भागों में बढ़ता है प्रतिकूल परिस्थितियां में। जैसे कि आपको पता है ना कि सर अमीबा है तो ये दो भाग में बढ़ के दो संतति बना लेता है कि नहीं बना लेता है। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि एक सेल से दो बनता है कब, जब अनुकूल परिस्थितियां हो, मतलब अमीबा के अनुकूल हो। कभी कभी ऐसा होता है कि अमीबा से बहुत सारा अमीबा, ढेर सारा अमीबा बनता है, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में ढेर सारा खंडों में बंट के। तो बात समझ चुके होंगे शायद आप कि विखंडन मतलब इसमें जनक का शरीर दो या दो से अधिक भाग में बटेगा। तो दो भाग में कब बटेगा, जब अनुकूल परिस्थिति हो, मतलब जीवों के हिसाब से वातावरण हो। और दो से अधिक भाग में कब बटेगा, जब प्रतिकूल परिस्थिति हो। बोलो बात में मजा आ रहा है ना? तो विखंडन का मतलब इसमें जनक का शरीर दो भागों में बट करके विभक्त हो जाता है और नए संतति का निर्माण करता है। बोलो बातें समझ में आए? विखंडन दो प्रकार का पढ़ेंगे, एक द्विखंडन पढ़ेंगे, एक बहुखंडन पढ़ेंगे। एक द्विखंडन पढ़ेंगे और एक कौन सा खंडन पढ़ेंगे बेटा, बहुखंडन पढ़ेंगे। समझ रहे बात ना? एक द्विखंडन पढ़ेंगे और दूसरा कौन पढ़ेंगे, बहुखंडन। तो सबसे पहले अगर हम द्विखंडन की बात करें, कौन खंडन की, द्विखंडन की बात करें, तो द्विखंडन को हम अगले तीन प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो आपका सरल द्विखंडन होगा। कौन द्विखंडन, सरल द्विखंडन, है ना। एक होगा आपका अनुलंब द्विखंडन, अनुलंब द्विखंडन, और एक होगा आपका अनुप्रस्थ द्विखंडन। अब तुम सब कहोगे कि ये सर एक बात बताइए, ये आपने सरल द्विखंडन बताया, अनुलंब द्विखंडन, अनुप्रस्थ द्विखंडन, तो दुइये खंड में ना बट रहा है। लेकिन हाँ, दो खंड में बांटने का तरीका ना अलग है। जैसे मैंने कहा कि चलिए बॉडी है, आप बीचे से काट दो, दो भाग में काटे कि नहीं काटे, आप ऐसे काट सकते हो कि नहीं काट सकते हो, अरे बोलो ना जल्दी से। तो अलग अलग तरीका हुआ ना खंड में बंटने का। उसी प्रकार से दो खंड में बंटने का भी अलग अलग जीवों के तरीके हैं। सबसे पहला अगर हम सरल द्विखंडन का बात करें, बाबू सुनो, सरल द्विखंडन का बात करें तो सरल द्विखंडन में क्या होता है कि इनका जो तल होता है वो फिक्स नहीं होता है कि कहां से कटेंगे। मतलब इनका कोई भी तल क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। सरल द्विखंडन आपका अमीबा में होता है, कहीं से भी, समझ रहे बात नहीं, ये नहीं कि बीच बीच से ही, इनका कोई भी तल फिक्स नहीं है। अगर हम बाबू अनुलंब द्विखंड की बात करें तो परपेंडिकुलर विभाजित होते हैं। कैसे विभाजित होते हैं, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत विभाजित होते हैं। जैसे कि आपका युगलीना हो गया। यानी कि कोई पूछे सरल द्विखंडन क्या है, तो जिसमें विभाजन का तल फिक्स नहीं हो उसे सरल द्विखंडन कहते हैं। जैसे कि अमीबा। अनुलंब द्विखंडन क्या है, तो जब जीव का विभाजन जो होता है, या एक कोशिकीय जो भी जीव है अलैंगिक जनन से जो हो रहे हैं द्विखंडन के द्वारा, तो उसमें जो विभाजन होता है वह लंबवत अक्ष पर होता है। कैसा होता है बबुआ, परपेंडिकुलर एक्सिस पे होता है, तो उसे हम बोलते हैं अनुलंब द्विखंडन। जैसे कि आपका युगलीना में देखने को मिलता है। कौन चीज में बबुआ, युगलीना में। समझ रहे बात ना? और लास्ट क्या है बेटा आपका, अनुप्रस्थ द्विखंडन। कैसा द्विखंडन, तो इनका जो तल होता है वो अनुप्रस्थ होता है।
कैसा होता है? अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ कट दो भागों में विभाजित होते हैं, जैसे कि आपका कौन चीज हो गया? पैरामीशियम। यानी द्विखंडन तो बाबूआ समझिए कि दो भागों में ही बट रहा है जीवों का शरीर। और इन तीनों में आप एक बात को याद रखना कि ये द्विखंडन जो हो रहा है वो अनुकूल परिस्थिति में हो रही है कि प्रतिकूल परिस्थिति में? अनुकूल, मतलब जीवों के हिसाब से अनुकूलता है। बोलो बातें समझ में आई? लेकिन जब प्रतिकूलता आएगा ना तो अमीबा का शरीर दो भाग में नहीं बहुत सारे खंडों में बढ़ जाएगा, जिसे हम बोलेंगे अमीबा में बहुखंडन। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो जल्दी बताओ। आगे क्लास, कल का क्लास केवल अलाइंजन के प्रकार पे ही बात किया जाएगा। आज का क्लास यहीं पे ओवर करिए। बात समझ में आया कि नहीं आया, है ना? बस दिल से पढ़ते रहिए, हमारे तरफ से पूरा मेहनत रहेगा आपके लिए। नोट डाउन जल्दी से कीजिए।